आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। देश में कोरोना फुल स्पीड पर है और साथ ही सियासत भी फुल स्पीड पर। सिस्टम पूरी तरह लाचार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के जख्मों पर सियासत का नमक छिड़का जा रहा है। आज दंगल में बात करेंगे कोरोना पर जारी इसी राजनीति को लेकर। आखिर देश कोरोना को कैसे हराएगा? 5 राज्यों के मंत्री हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने का उनका प्लान क्या है। केंद्र की सरकार तो कह रही है महाराष्ट्र के पास काफी रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, अवेलेबिलिटी पूरी है, लेकिन मिल नहीं रही लोगों को। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऑक्सीजन तो जो 1250 KL है, उसमें किसी तरह से जो प्राइवेट स्टील बनाने वाली कंपनी है वो पूरी तरह से हमें सहयोग कर रही। हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है, जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। आज सुबह वो कह रहे हैं कि हम 5000 नहीं दे सकते, तो जो हम कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। मलिक साहब, और जो विदेश, आप मंत्री हैं, दबाव कौन डाल रहा है? साफ साफ बताइए ना। आपको पता नहीं क्या, या आपको पता है? तेज सिंह देव साहब, छत्तीसगढ़ में भी हालात वही हैं जो महाराष्ट्र और दिल्ली कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की जो निर्माण हो रही है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमाओं में, उससे हमारे फैसिलिटीज में पहुंचाने की हमको सिलेंडर्स इत्यादि की कमी पड़ रही है। जंबो सिलेंडर, 10 लीटर के सिलेंडर, इसके लिए हमने केंद्र सरकार से आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोगों से बैठक ली थी, उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि सरकारें हार गई हैं कोरोना के आगे? कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था कोरोना से लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें जो आ रही हैं वो दिल दहलाती हैं। हाँ, नहीं, इसमें कोई बात नहीं है कि कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो खामियां के तौर पे दिखती हैं, लेकिन उससे ये आकलन करना भी उचित नहीं है कि पूरी व्यवस्था वैसे ही है। विज साहब, बिना किसी लाग लपेट के कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकारों के बस में नहीं है आप रोकना इसको? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से हमारा जो डिपार्टमेंट है इसके लिए काम कर रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये बात ठीक है कि ये जो स्ट्रेन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हमने उसके लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। पहले तो आपने वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई। लोगों को वैक्सीन, जब पूरे देश में वैक्सीनेशन की जरूरत थी, तब आपको वैक्सीनेशन पहले देश को देना चाहिए था। आप वैक्सीन लगाते ना सब लोगों को। 6.5 करोड़ वैक्सीन आपने निर्यात कर दी, वैक्सीन की कमी आ गई पूरे कंट्री में, और अचानक पूरी तेजी से लहर आई है। और ये लग रहा था कि लहर कभी भी तेजी से आएगी। मेरा मानना है कि पहले आप भारत को दे दें, आपकी पूरी तैयारी रखें। प्रताप जी, जिस समय भारत वैक्सीन विदेश को दे रहा था, मुझे याद है इसी चैनल पे हम लोग कई दिन इस बहस को कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बैठे, उनके सामने कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने देश की वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं था। प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मिलकर लड़ना होगा। मिलकर कैसे लड़ेंगे जब आपस में लड़ाई खत्म होने को नहीं आ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज से आज तक आपके लिए लेकर आया है एक नया शो, दंगल। यह बहस का राजनीतिक अखाड़ा है। इसमें नेताओं के दांव पेच होंगे, उठापटक के राउंड होंगे और इसके रेफरी होंगे आप, जो दलीलों को सुनने के बाद यह तय करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। मंगल के दिन दंगल के इस पहले एपिसोड में सबसे बड़ी पटखनी भारतीय सेना ने आतंकवादी मसूद अजहर को दी है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद के भांजे तलहा रशीद को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि सरहद पार से आतंकियों के भारत में आने की बात जैश ए मोहम्मद को कबूल कर लेनी पड़ी। और भारतीय सेना ने एक बार फिर यह जता दिया है कि हर घर से तलहा निकलेगा तो हर घर में घुसकर मारेंगे। क्या घाटी में बातचीत के लिए माहौल बन गया? क्या एक तरफ गोली और एक तरफ बोली से कश्मीर में अमन चैन लौट आएगा? मसूद अजहर के भांजे की मौत के बाद आतंकवादियों को आजादी की लड़ाई के परवाने बताने वाले हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं की आंखें क्या अब खुल जाएंगी? और सबसे बड़ी बात, हाईटेक हथियारों के साथ पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादी दुनिया को दिखाई देंगे या नहीं? इन्हीं सवालों पर आज का दंगल। इनामुल नबी, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूं। अब जबकि जैश ए मोहम्मद ने यह कबूल कर लिया कि जो आतंकवादी भारतीय फौजों ने मार गिराया
वो असल में मसूद अजहर का भांजा था, यानी कि उनके परिवार का सदस्य था। अब भी आप कहेंगे कि कश्मीर में जो बंदूक उठा रहे हैं वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि आज जिस तरह आपका कहना है तलहा रशीद मारा गया है, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। ये बंदा कहाँ का है मुझे नहीं पता, ये कहाँ का है, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से है ये? आप ही को नहीं पता तो सर ये और कौन बताएगा? हम तो सोच रहे थे आप कम से कम पूरी पत्री लेके आएंगे, नहीं, उसकी बताएंगे कि रिपोर्ट क्या है आपके, मुझे नहीं मसूद अजहर का नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा था। मुझे तो ये लग रहा था कि आप आज आके साबित कर देंगे कि ये मसूद का भांजा नहीं था, हम लोगों का भांजा था। नहीं, कहां से आया? नहीं, कहां से आया? आया कहां से है? मैं वही कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, आया कहां से? बताना चाहेंगे कहां से आया? देखिए मैं बताता हूं नबी, ये मजदूर, अरे आप आपको डर क्यों लग रहा है? किसी चीज का आपको डर क्यों लग रहा है ये बोलने में? वो कहां से आया? नबी बता रहे हैं आपको, नबी अरे ये नबी अरे हमें बताइए ना, आया कहां से? आपने सवाल पूछा है कहां से? आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनिए ना। अरे कहां का बाशिंदा है हमें तो बताइए। बोलिए। अरे हम बताएंगे ना आपको, डर क्यों रहे हो? सवाल जवाब से क्यों डर रहे हो? ये मजदूर का भांजा है। देखिए हम नहीं चाहते वापस झगड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए। आज पहला एपिसोड था, हर रोज 5 बजे होगा दंगल, बहस का राजनीतिक अखाड़ा। एयर स्ट्राइक के बाद लगातार ये बयान आते रहे कि देश अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से पीछे हटा नहीं है। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जो शुरू की है भारत ने, ये आगे भी लगातार चलती रहेगी। और उसके कुछ ही दिन के भीतर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इस बात की जानकारी सबको पहले से थी कि आने वाले कुछ समय में देश 2019 के लोकसभा चुनाव में जाने वाला है। और उसी दरमियान आए कुछ ऐसे बयान जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि भारत की राजनीतिक पार्टियां देश की सुरक्षा को पहले रखती हैं या फिर अपने चुनाव के मकसद को पहले रखती हैं। एक बयान तो यहां तक आ गया कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान की यह मैच फिक्सिंग थी। पुलवामा या पुलवामा के बाद वाला एयर स्ट्राइक करवाया ही इसलिए गया क्योंकि सामने चुनाव थे। क्या वाकई राजनीति आज इस स्तर पर आ खड़ी हुई है? सबसे पहले मेरा सवाल मुख्तार अब्बास नकवी से, स्ट्राइक पर सियासत क्यों? जब मामला देश की रक्षा का है तो फिर उसको तो राजनीति से परे होना चाहिए। देखिए पहली बात ये कि भारत का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि देश के किसी भी हिस्से में आतंकवादी और आतंकवादियों की शैतानी हरकतें हों। तो राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल और सबूत मांगने वाले राजनीति कर रहे हैं। मैं इनके पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं राजनीति वहां से शुरू हुई जहां आपने जाके बताना शुरू कर दिया 250 मारे, 280 मारे, 275 मारे, 300 मारे। तब उन्होंने कहा कि एक फिक्स नंबर तो दे दो। आपने कहा सबूत मांग रहे हैं, देशद्रोही। देखिए मुझे क्या लगता है कि ये फिक्स नंबर जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान भी मांग रहे थे। ये फिक्स नंबर जो है वो आतंकवादियों के प्रवक्ताओं के द्वारा भी पूछा जा रहा था। 1979 का सर मेरा जन्म है। हाँ। जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक मैं ये सुनता आया कि इंदिरा गांधी ने काट दिया बांग्लादेश, इंदिरा गांधी ने काट दिया बांग्लादेश। सर तब भी सेना ही गई होगी, इंदिरा जी तो गई नहीं थी आरी लेके कि काट के 2 टुकड़े कर देते हैं। देखिए उसका आप लोगों ने क्या आज तक कभी क्रेडिट नहीं लेने की कोशिश की? देखिए, या आज जब बोलते हैं तो क्रेडिट लेना नहीं कहते उसको? इंदिरा गांधी का जब हुआ 1971 में, उस वक्त के लिए रिवाइंड करिए। मैं बता, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया है। सर शेर तो अच्छा है, लेकिन मसला ये है सर कि अगर ये कहते हैं कि सेना ने ऐसा कर दिया, इनकी प्रचार गाड़ियों पे अभिनंदन की फोटो लग जाती है, या मनोज तिवारी एक ऐसा जैकेट पहन के निकल आते हैं जिसमें वो फौजी जैसे दिखते हैं, तो आप लोग डर क्यों जाते हैं? तनाव में क्यों आ जाते हैं? आपको क्या लगता है कि इससे ये जीत जाएंगे? मैं समझता हूँ डरना तो भारत के जो लोग चाहते हैं कि यहाँ के संविधान के असूल बने रहें, आर्मी को नहीं घसीटा जाए इस प्रकार से, वो डरना चाहिए उन लोगों को। डरने की क्या बात है? लेकिन एक चीज कहते हुए जरूर बात को खत्म कर रहा हूं, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में ना सर बड़े धागे भर का फर्क होता है। पता नहीं लगता कब धागे के इधर हो जाए, कब धागे के उधर। पर हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। जितनी ताकत के साथ आपने यहां बात रखी है, उतनी ताकत के साथ जनता के बीच भी जाएं और जनता को कन्विंस करें कि क्यों जनता आपको वोट दे और आपकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर आज जमकर हंगामा रहा। सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ममता बनर्जी ने आज आरोप लगाया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के जरिए वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ममता
नंदीग्राम के एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई और उन्होंने वहां से राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि वो सुनिश्चित करें चुनाव निष्पक्ष हो। उधर बीजेपी के नंदीग्राम कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी एक समुदाय के लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा रहे। आज उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ। नंदीग्राम में आज कई बूथों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि बंगाल के अब तक के चुनाव ही एग्जिट पोल साबित होंगे। पीएम के मुताबिक बंगाल में अब भय नहीं जय होगी। इसलिए दंगल में आज सवाल यही है कि आखिर बंगाल में किसको भय है और किसकी जय है। बंगाल में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और अब बीजेपी और टीएमसी के बीच माइंड गेम चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं, इसलिए उनके कहीं और से भी चुनाव लड़ने की अफवाह है। जवाब में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि ममता बनारस से पीएम मोदी के ही मुकाबले उतरेंगी। इसलिए दंगल में आज का मुद्दा है, क्या बंगाल में ममता का सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री से दिखाने से टीएमसी को चुनावी फायदा होगा? क्या ऐसा करके ममता अभी से खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है? वैसे तो टीएमसी ने एक तरह से साफ किया है कि कहीं और से ममता बंगाल में अब पर्चा नहीं भरेंगी, लेकिन जो माहौल है क्या उसमें कुछ भी मुमकिन है? चुनाव होवे या खेला होवे? सीधे सीधे ममता बनर्जी ने सवाल उठाए चुनाव आयोग पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर। कल जिस तरीके से वो पोलिंग बूथ पर जाकर बैठी और उन्होंने निशाने साधे बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर, उसके बाद जवाब तो देना पड़ेगा दोनों को। रोहित जी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है कोई उसको केवल क्रमबद्ध ढंग से देख ले तो जवाब की जरूरत नहीं, जवाब खुद शामिल है। चुनाव में जीतने जा रहे हैं, आदमी की गाड़ी में ईवीएम मिली है, मानते होने जा रही है तथाकथित जीत अथवा नहीं? सुधांशु जी, आपके आदमी की गाड़ी में ईवीएम थी, ये मानते हैं कि नहीं? देखिए, इस विषय पे चुनाव आयोग तय करेगा कि गाड़ी किसकी थी, गाड़ी का ओनर कौन था। आप इनके कितने उम्मीदवारों की गाड़ियों से ईवीएम ढूंढ के ले आए आज तक? जनाब, मैंने तो आपको अपने पहले वक्तव्य में उदाहरण दे दिया। ईवीएम के ऊपर तो यह आरोप है, संदेह है। ये बताइए 110% मतदान कहीं हो सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो यह डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव, और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला है। रेजोल्यूशन तो बिल्कुल होनी चाहिए। ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे? ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे? एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है, और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे? जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। उनके आने की खबर कुछ ऐसे घर गई, रोटी रह गई, भूख मर गई। आप सब ने आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए ट्रेन हादसे की खबर आज तक पर देखी होगी। ट्रेन की पटरी पर बिखरी रोटियां यही कहानी कह रही। जिस रोटी को कमाने के लिए वो लोग घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करने को मजबूर हुए थे, आखिरी वक्त में सिर्फ वो रोटी ही पटरियों पर बिखरी रह गई। पिछले 40 दिन में कई दफे आपने सैकड़ों की तादाद में घर वापसी के लिए बेचैन मजदूरों की तस्वीरें टीवी पर देखी होंगी। कभी रेलवे स्टेशन पर डंडे खाते, कभी सड़क किनारे फुटपाथ पर बीवी बच्चों के साथ बैठे अपने पैरों को सहलाते, कभी झुंड के झुंड बनाकर तेज रफ्तार में बिना किसी भाव के हजार किलोमीटर दूर जाने की हकीकत जानते हुए भी लगातार पैदल चलते चले जाते। कभी आपके मन में सवाल आया कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा? वोट तो ये लोग भी देते होंगे, सरकारें तो ये भी चुनते होंगे, सिस्टम की जवाबदेही तो इनके लिए भी होती होगी, फिर सड़क चलते इनका डंडों से हड़का कर दौड़ा लिया जाना किसी को झकझोरता क्यों नहीं है? या बेबसी के सफर पर पैदल निकल जाना किसी को कचोटता क्यों नहीं? या फिर ऐसे रेल की पटरियों पर कट कर मर जाना किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं कहा जाता? क्या इसलिए
कि ये लोग गरीब हैं? हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में सरकारें गांधी जी का जंतर हर दफ्तर में टांग कर रखती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो भी तुम करने जा रहे हो उसे करने से पहले सोचो कि जो तुम करने वाले हो उससे सबसे गरीब और कमजोर आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर भी इस देश में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप और अपराध है। आखिर इन 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई तो होगा। दंगल में आज यही सवाल पूछे के वो वहां पे मरे हैं और उनकी आपने रोटी वाली भी तस्वीर दिखाई, किसी का भी हृदय उससे बहुत दुखी होगा। शाहनवाज जी, मैं बड़ा हैरान हूं आज कि आप जी दुखी भी हैं, आपका हृदय द्रवित भी हो रहा है देख के, उसके बावजूद आपकी बातों से साफ साफ ये झलक रहा है कि आप इसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आपने केवल नाम नहीं लिया, बाकी सब तो आपने एक तरीके से कह ही दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, जिस राज्य से चले थे उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पैसा तो सरकारें दे रही है राज्यों की। ये आपका अपना आकलन हो सकता है, ये आपकी मेरी राय पर आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा और आज के दिन एकदम नहीं करूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स का केवल नाम लेकर कहने से होती है शाहनवाज जी? नहीं, मैं कह रहा हूं इतने सीजन्ड प्रवक्ता हैं, की राज्य सरकार चला चुके हैं सर आप, और आज भी आपकी पार्टी सरकार चला रही है। जी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से, बहुत सारे वक्ता हमारे साथ हैं, आप लोग एक एक करके बोलने, सबको सुनाई दे, कम से कम इस बात का ही लिहाज कर ले कि 16 लोग मर गए हैं। यही मान लीजिए कि उनकी मृत्यु पर आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते, आप लोग जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते, कम से कम शर्मिंदगी के साथ आपस में बातचीत ही करें, एक दूसरे का गला नहीं पकड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश ना करें, बस इतना ही कर ले तो कम से कम इस संजीदगी तो दिखा दे देश के लोगों के सामने। इतना निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, गरीब आदमी की जान, मतलब उसका कोई जवाबदेह नहीं है? ये वोट नहीं देते क्या? ये सरकारें नहीं चुनते क्या? इनमें से कुछ के महाराष्ट्र में भी वोट होंगे, कुछ के यूपी बिहार में भी वोट होंगे, किसी ने विधानसभा में भी वोट डाला होगा, किसी ने लोकसभा में वोट डाला होगा, किसी ने दोनों में वोट डाला होगा। उसके बाद भी इनको हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, बेचारे मर गए, हमारा हृदय व्यथित है, हमने आज खाना नहीं खाया, ये कह के बस मामला खत्म। अगर सारा सब कोई अच्छा काम कर रहा, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये मजदूर मर क्यों रहा सड़क पे? फिर कोई जवाबदेही है इसकी? रोहित जी, जो मजदूर की आज मौत हुई है 16 मजदूरों की, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही तो तय होगी। थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ी सी संवेदना उनके परिवारों की तरफ दिखाते हुए, जो 16 लोग कट के मर गए पटरी पर चलते चलते, उनके लिए थोड़ी सी संवेदना दिखाते हुए आज चीखना चिल्लाना, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, ये जताना कि देखो मैं उसको पीट कर घर आया हूं, मेरी पार्टी मुझे शाबाशी दे, इस भावना के साथ चर्चा ना करें। कम से कम इस भावना के साथ कर लें कि कोई ये तो स्वीकार करे कि हमसे कहीं चूक हो रही है, कोई ये तो स्वीकार करे कि हम जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो सिस्टम हमने खड़ा किया है, वो सिस्टम आखिरी आदमी तक वो सहूलियतें नहीं दे पा रहा जिनका हम टीवी पर बैठकर दावा कर जाते हैं। तब तो लाभ होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये बड़ी अफसोसनाक स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। दिल्ली के मतदान में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो है शाहीन बाग का धरना। बीजेपी के नेता रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि यह चुनाव मोदी वर्सेस शाहीन बाग है, जबकि आज संसद में नागरिकता कानून और दिल्ली में हुए गोलीकांड पर सरकार के रवैये के खिलाफ आवाज उठी। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे, क्या शाहीन बाग पर दिल्ली में वोट पड़ेंगे? संबित पात्रा, आपकी पार्टी ने, दिल्ली इकाई ने एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर चुनाव के संदर्भ में, उसमें गाने के बोल हैं, देखिए क्या हो रहा तुझे ओ मेरी दिल्ली, ढोंगी धरने दे रहे उड़ा रहे हैं खिल्ली। यह शाहीन बाग के लोगों के लिए आपकी सोच है? नहीं, शाहीन बाग का नहीं। आपने देखा होगा उस वीडियो में, आप दिखाइए, जब ढोंगी दिखाया जाता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी और कन्हैया कुमार दिखाया जाता है। मैंने वो 4 मिनट के वीडियो को 10 बार देख लिया है। इसलिए चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, या और भी कोई बीजेपी का स्टार प्रचारक हो, वो देश के दिल्ली के किसी भी हिस्से में खड़ा होकर भाषण देगा, उसका निशाना शाहीन बाग पे रहेगा। चलिए रोहित जी, इसको मेरे को बिल्कुल तसल्ली से इसका उत्तर देने दीजिए। अभी तक तो तसल्ली से दे रहे थे सर, मैंने कहा बता रहा। ये कहां तक जायज है कि सरकार के मंत्री जगह जगह जाके भाषण दे तो कहें कि जाओ कर लो जो करना है, ये कानून अब वापस नहीं होगा। उस धरने को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की है, या विपक्ष की है, जिस पर आरोप लग रहा है कि साहब यही लोग करवा रहे हैं जानबूझ के? कि वहां दूसरे तमाम सारे लोग भी गए, लेखक गए, म्यूजिशियंस गए, सिंगर गए,
दूसरे एक्टिविस्ट गए, तमाम सारे लोग गए। अभी तो संबित पात्रा से पूछे तो लिस्ट गिनाएंगे कि ये आदमी तो 10 साल से मोदी को गाली देता था, उसको शाहीन बाग ने मंच दे दिया। नहीं, वो तो गिना ही रहे लगातार। बहुत सारे लोग आप आज पहली बार आए हैं, ये तो रोज ये गिनाते हैं बैठ के। गुर्जर समाज का कितना बड़ा आंदोलन चलाया उन्होंने, पटरियों पे बैठे रहे, दिनों दिन बैठे रहे, हफ्तों बैठे रहे, और सरकार ने संवेदना पूर्ण तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं आप? जाट आंदोलन हो या गुर्जर आंदोलन हो, जरा पूछिए उनके कितने लड़के पिटे, कितनों पर केस दर्ज हुए, कितने अंदर गए। 12 लोगों की मृत्यु हो गई। धरना लोकतंत्र में हथियार है, लेकिन वो हथियार कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाएगा या किया जा सकता है, ये सरकारों को और धरना देने वालों को खुद मिल बैठ के तय करना होता है, क्योंकि केवल धरने से हल नहीं निकलता। धरने के बाद बातचीत के रास्ते भी खोले जाते हैं। वो रास्ते क्या दिल्ली चुनाव तक के लिए बंद किए गए, उसके बाद ही खुलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। और दंगल में आज जो बहस आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, वो हर संवेदनशील आदमी की रूह कंपा देगी। कोलकाता में गरिया क्रिमेटोरियम में शवों को हुक से घसीटने की तस्वीरें वायरल हुई हैं। जिन शवों को घसीटा गया वो सड़ चुके थे, गल चुके थे। इन तस्वीरों पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और कहा कि मैं इससे काफी नाराज हूं। वीडियो में शवों को घसीटने की हृदय विदारक घटना पर लोगों की चिंता को साझा कर रहा हूं। इन हालात पर हतप्रभ हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है कि लाशों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। हालांकि वो केवल बंगाल का मामला नहीं था, लेकिन आज जब यह मामला सामने आया है अदालत के, तो अदालत ने बंगाल को भी, दिल्ली को भी, महाराष्ट्र को भी, तमिलनाडु को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। लेकिन अवनीजेश अवस्थी, इससे शर्मनाक क्या होगा कि इसका भी इस्तेमाल चुनाव को वोट बटोरने के लिए कर लिया जाए। इसका भी इस्तेमाल इस बात के लिए हो जाए कि मंकी बैलेंसिंग कर लें कि तुम्हारे यहां इतने और हमारे यहां इतने। रोहित, बड़ी साफ सी बात यह है कि आप जिन तस्वीरों के बारे में कैप्शन ये देते हैं कि ये तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, विचलित कर सकती हैं, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद, ऐसी घटना के बाद अगर निहायत संवेदनहीन व्यक्ति की भी संवेदना जग जाती है। चलिए सर, झगड़ा शुरू हो गया और हमारी नीति है जब झगड़ा हो जाए तो कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग कम से कम अपनी अपनी बात साफ गोई से रखें, सबको समझ में आए, सबको सुनाई दे, ताकि उसके बाद जनता अपनी राय बना सके कि दंगल में आखिर किसने किसको पटकनी दी और किसकी बात सही थी, किसकी बात गलत थी। भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव बरकरार है। हालांकि इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ से सैनिक अधिकारियों में बातचीत हो रही है, लेकिन सरहद पर तनातनी के मुद्दे पर देश में राजनीतिक तनातनी हो रही है। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर 71 पूर्व सैनिकों ने एक साझा बयान जारी किया और इस संवेदनशील मसले पर राजनीति करने से बाज आने को कहा। अब संबित पात्रा, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह भाजपाई फौजियों ने लिखी है। आप लोगों ने लिखवाई है क्या चिट्ठी? देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो सारे फौजी भाजपाई ही हैं और उनको इस प्रकार से यूं लगता है क्योंकि भाजपा भारत के लिए मर मिटती है, भाजपा भारत और राष्ट्रवाद के लिए मिटती है। ज्यादातर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं सर, जिनको ये विशिष्ट सेवा मेडल और इस तरह के सारे सैनिक सम्मान मिले हुए हैं। आप लोग सोचते भी नहीं, कोई आपसे सवाल पूछे आप कह देते हैं जाओ तुम तो भाजपाई हो। कोई लिहाजदारी बची नहीं क्या? 1967 में हमारी आर्मी ने चाइना के घर में घुस के 450 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे। आप ये चीजें कह के हमारे पूर्वजों को लानत मत दीजिए, बार बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी होते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि उसमें आपको सवाल पूछने की छूट होती है। चीन से तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चीन में सवाल पूछने वाली व्यवस्था है नहीं। तो जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे। लेकिन विपक्ष पर भी यह सवाल उठने लगा है कि वो अपने सवाल के चक्कर में या अपनी राजनीति के चक्कर में देशहित को तो ताक पर ना रखें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला किया और कहा कि गांधी का नाम लेना तो आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना आसान नहीं है। सोनिया ने कहा कि आरएसएस चाहती है देश गांधी का नहीं, आरएसएस का प्रतीक बने। दूसरी तरफ बापू की 150वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद गुजरात में साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। बीजेपी आज से 15 दिन तक देश भर में गांधी के नाम की पदयात्राएं भी निकालेगी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि गांधी को सबको देखना, समझना और आचरण में उतारना चाहिए। मसला यहां गांधी को मानने और उनके रास्तों पर चलने का नहीं, बल्कि अपना साबित करने की होड़ का। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा, बाद में उसे हटाया भी गया। इतिहास के उस वाकये पर अपनी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से आज तक राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि
कि क्या गांधी आज राजनीति के लिए जरूरी है, इसलिए आरएसएस और बीजेपी भी उन्हें अपना बता रहे। सवाल यह भी, क्या कांग्रेस गांधी को सिर्फ अपनी पार्टी की बपौती मानती है? गांधी जी आज के दौर में जरूरी है या मजबूरी है? क्यों आपको भी जगह जगह जरूरत पड़ती है कि आप बताएं कि नहीं महात्मा गांधी के असल तो हम हैं, ये गांधी तो झूठे गांधी हैं? देखिए, जहां तक गांधी जी का विषय है, हमने कभी ये नहीं कहा कि गांधी जी केवल हमारे हैं और गांधी जी किसी और के नहीं हैं। गांधी जी इस राष्ट्र के धरोहर हैं, गांधी जी इस राष्ट्र के पिता हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन पे समान अधिकार सबका है। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं, अगर विदेशी मूल की सोनिया जी, ठीक है आज वो हिंदुस्तानी है अलग बात है, मगर विदेशी मूल की सोनिया जी कह सकती है गांधी मेरे हैं, तो हमारे ही देश के मोदी जी क्यों नहीं कह सकते हैं कि गांधी मेरे हैं? वो तो गुजरात के हैं। संबित पात्रा, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो गुजरात के हैं, वो क्यों नहीं नाम ले सकते? मेरा सवाल यह है कि गोडसे की पैरोकारी और गांधी पे दावेदारी दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? किसने गॉडसे की पैरोकारी की? साध्वी प्रज्ञा ने कौन की? सा भारतीय जनता पार्टी का लीडर है जिसने साध्वी प्रज्ञा सांसद है आपकी, चुनी हुई है, तो उस पे ठीक है, साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे की पैरोकारी की, उसके लिए खुद उनको रिब्यूक किसने किया, उनको रिबट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह बहुत दुखद है और मैं कभी जीवन भर उनको क्षमा नहीं करने वाला हूं। उन्होंने तो कहा 10 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, नहीं कर रहा है। क्या कार्रवाई हुई सर, बता दीजिए। आज गांधी को मारने से एक हफ्ते पहले गोडसे सावरकर को मिले और सावरकर कोर्ट रूम में मौजूद थे। उसके दौरान, उनके ट्रायल के दौरान, वो सावरकर इसलिए कॉन्विक्ट नहीं हुए क्योंकि कोरैबोरेटिव एविडेंस नहीं मिले और कपूर कमीशन ने उनको कॉन्विक्ट किया था। अब सारी बातों की एक बात, जब गृह मंत्री ने कह दिया कि यह संगठन ऐसा है, राष्ट्रपति ने कह दिया यह संगठन ऐसा है, तो बैन लगाने के बाद कुछ ही समय में हटा क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने वादा किया था वल्लभ भाई पटेल को कि वो संगठन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो पॉलिटिक्स के बाहर निकलेंगे। ये पत्र भी लिखा हुआ है, वो उस वादे पे आज भी खड़े नहीं, आज भी वो राजनीति में है। तो कल को हाफिज सईद आपको चिट्ठी लिख के दे देगा तो आप लोग उसको कह देंगे आ जाओ चुनाव लड़ो हिंदुस्तान में। हमारी तरफ से अलाउड है तुम्हें। आप मानते हैं इसलिए आपका सवाल पूछा है, आप मानते हैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जितना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अगर आपने आरएसएस के लिए वाकई इतना बड़ा दिल दिखाया तो किसी के लिए भी दिखा देंगे। फिर आप सिमी को क्यों नहीं खोला आज तक? सिमी को क्यों नहीं खोला आपने आज तक? साल 2019 में आजादी के 70 साल के बाद, महात्मा गांधी की हत्या के 70 साल के बाद, क्या अब इस देश को इस विषय से आगे बढ़कर देश की बेहतरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बजाय इस पर लड़ने के कि गांधी की बपौती किसकी मानी जानी चाहिए, कांग्रेस की या बीजेपी आरएसएस की? इस पर नहीं चलना चाहिए कि गांधी को सही मायने में जीवन में उतारने वाला कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। हैदराबाद की पुलिस ने महिला डॉक्टर से रेप करने और उसे मार डालने के 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर सच्चा है या फर्जी, हमारी बहस इस पर नहीं है। बहस है इंसाफ के तरीके पर। सुबह एनकाउंटर की खबर आने के बाद से एक तरफ कटघरे में खड़ी पुलिस की जय जयकार हो रही है, तो दूसरी तरफ से तीखे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या पुलिस ही कानून और पुलिस ही अदालत हो जाएगी। आज दंगल की बहस में हमने एक बड़ा पैनल बुलाया है और हैदराबाद एनकाउंटर से उठे हर एक सवाल पर आज हम सीधी बहस करने वाले हैं। सुबह सुबह आपका पहला बयान हमने टीवी पर देखा, जिसमें आपने कहा कि मैं बधाई देती हूं पुलिस को, वरना इस बच्ची के मां बाप भी हमारी तरह अदालतों के चक्कर काट रहे होते जैसे हम 7 साल से काट रहे हैं। क्या फैसला ऑन द स्पॉट ही सही मायने में इंसाफ है? आशा जी, देखिए, मैं नहीं जानती कि सही मायने में है या गलत मायने में है, लेकिन इंसाफ है। एक बच्ची को इंसाफ मिला, इंसाफ है। बात है कि जो इनकाउंटर हुआ उस पे हम बात करें तो हमें यह भी तो देखना चाहिए कि पुलिस किस सिचुएशन में इनकाउंटर की है। पिछले एक हफ्ते से महिला अधिकार कार्यकर्ता टीवी पर कह रही थी इनको चौराहे पे लाके मार देना चाहिए। संसद के अंदर से ये आवाज आ रही थी इनको बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। और अब जब ये एनकाउंटर हो गया तो आप ही लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर देश कैसे चलेगा। आज जो लोग सड़कों पे मिठाई बांट रहे हैं ताहिरा जी, वो इसीलिए बांट रहे हैं कि अदालतों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों की तादाद में मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। हर आदमी जानता है कि कोई भी केस पहले लोअर कोर्ट, फिर हायर कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट इतने मौके देता है किसी भी अपराधी को
लंबा लटकाने के कि एड़ियां घस जाती हैं उसकी। मनोज मुंतशिर, आपने फिल्म में एक डायलॉग लिखा था बाहुबली में कि औरत पर हाथ डालने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। लेकिन क्या आपको लगता है मनोज मुंतशिर, यह भावना जो फिल्म के पर्दे पर बड़ी अच्छी लगती है, वो जीवन में वास्तविकता के पर्दे पर उतारी जा सकती है क्या? कम से कम ये एक डायलॉग है रोहित जी, जो फिल्म के पर्दे पे जो इसका इंपैक्ट है, मैं समझता हूं कि असल समाज में भी इसका इंपैक्ट वही है। आप लोकतंत्र का मखौल न उड़ाइए, आप संविधान का मखौल न उड़ाइए यहाँ बैठ के। ताहिरा जी, जो आदमी चलती सड़क पर एक लड़की को गैंगरेप कर देते हैं, उसको जिंदा जला के मार देते हैं, वो लोकतंत्र का मखौल नहीं है क्या? क्या उस लड़की का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या उस लड़की को जिंदगी जीने का अधिकार नहीं होता क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये निर्भया केस हुआ था, तब भी आप और हम ऐसे ही टीवी पर डिबेट करते थे। तब भी आप लोग यही बात कहते थे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को फास्ट पेस पे लाना चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतें बनानी चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए पुलिस को। आडवाणी जी, अकेले यूपी में 42,000 से ज्यादा मामले पॉक्सो के लटके हुए हैं अभी तक, और ये वो पॉक्सो है जिसपे आज राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कम से कम ऐसे मामलों में तो माफी की अर्जी उसको रोक दो। उसमें क्या दया याचिका लेके आते हो मेरे पास? न्याय के लिए अगर बरसों बरस अदालतों के बाहर कतारें लगेंगी, अगर जांच एजेंसियों की काहिली से, लापरवाही से, निकम्मेपन से मामले लटकते रहेंगे, इंसाफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर ऐसे मौकों पर लोग ताली ही बजाएंगे, लड्डू बांटेंगे, मिठाइयां खिलाएंगे। लेकिन ये एक बार तो हो सकता है, इसे व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर ये व्यवस्था का हिस्सा बनेगा तो आज जो गोली एक पर चल रही है वो कल दूसरे पर भी चलेगी, तीसरे पर भी चलेगी, और गोलियां किसी भी सभ्य समाज में इंसाफ का जरिया नहीं हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन के 2 राउंड हो जाने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी नहीं आई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टिकियापाड़ा इलाके की तस्वीरों ने लोगों का दिल दहला दिया, जहां पुलिस लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस टीम को बचाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुलानी पड़ी। मेरा सवाल सर आपसे यह है कि पत्थरबाजी इतनी क्यों हो रही है? पुलिस जा रही है तो जनता पत्थर फेंक रही है, सेंटर की टीम जा रही है तो राज्य की सरकार जुबानी पत्थर फेंक रही है। रोहित जी, पश्चिम बंगाल के हालात चिंताजनक है। He doesn't know the data. I'm reminding of the data. Yes, अच्छा, let me tell राज्य के राज्यपाल को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। नहीं पता है, नहीं पता है। 582 बहुत बढ़िया सर, कल को आप कह दीजिएगा डॉक्टर को कोरोना के लक्षण नहीं पता है, आपको और ममता बनर्जी को पता है, पुलिस स्टेशन से, इसलिए हम बेहतर बता सकते हैं किसको कोरोना है किसको नहीं, और मुंह देख के बता देते हैं। टेस्ट किट की जरूरत ही नहीं है हमें, इसलिए 580 out of 580 police stations, only one police station had this kind of incident. एक उन्होंने कहा केंद्र के कर्मचारी की तरह बर्ताव करते हैं गवर्नर, पहला, जिसका सवाल मैंने गवर्नर साहब से भी पूछा। दूसरा, मनोजीत मंडल कह रहे हैं केवल एक थाने पे तो हमला हुआ, क्या हो गया, कौन सी आफत हो गई? इतने सारे थाने हैं, एक थाने पर तो हमला हुआ क्यों? देखिए, वो क्या आरोप लगाएंगे जो खुद आरोपी है, दोषी है। रोहित जी, गवर्नर एक संवैधानिक पद है, और ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी को किसी गवर्नर से दिक्कत हो रही है। समय खत्म हो रहा है, ये बताते हुए कि ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं है कि राज्यपाल को टीवी पर आकर वो सारी बातें कहनी पड़े। तस्लीम रहमानी के शब्दों में कहूं तो राज्य की सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलना पड़े, और ना ही ये अच्छी स्थिति है कि राज्यों की सरकारें एक दूसरे का नंबर बताकर कि तुम्हारे यहां 1000 मरे, हमारे यहां तो 800 ही मरे, तुम्हारे यहां 4000 मरे, हमारे यहां तो 400 ही मरे, ये बताकर साबित करने की कोशिश करें कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। लोगों की लाशें गिनकर अपनी कमीजें सफेद करना ऐसी महामारी के समय में, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। यह राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, महामारी के समय में कम से कम सबको एकजुट खड़े होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। कश्मीर में आतंकियों की कमर टूटी है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आज भी 5 आतंकवादी मार गिराए गए हैं।
इसी हफ्ते आतंकवादियों के साथ तीसरी मुठभेड़ में 14 दहशतगर्दों को धराशायी किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों की इस कामयाबी के बीच यह सवाल फिर गूंजा है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा। सोमवार को कश्मीर के सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। 17 साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। उसके बाद किसी कश्मीरी पंडित पर इस तरीके का यह पहला हमला था। अजय पंडिता का परिवार 1990 में कश्मीर छोड़ने के बाद 1996 में वापस लौटा था और तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां डटा हुआ था। ऐसे में अजय पंडिता की हत्या एक बहुत बड़ा झटका है। अजय पंडिता की बेटी नियंता उर्फ शीन आज हमारे साथ। वो बार बार कह रही है कि मेरे पापा का बदला लिया जाना चाहिए। उनसे हम सीधी बात करेंगे। शीन, धन्यवाद आपका आने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज देश के लोगों तक पहुंचे, देश की सरकार तक पहुंचे। आपके पिता ने सरपंच बनने के बाद सुरक्षा मांगी थी शीन। उनको धमकियां मिलती थी या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को। सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है। अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पापा एक सरपंच थे, चलो जो भी छोटे से गांव के सरपंच थे, क्या जरूरत पड़ी टीआरएफ को उनको मारने की? मजबूत सरकार तो बन चुकी ना देश में, और आज से नहीं 6 साल से बन चुकी है। और अब तो धारा 370 भी हट गई। उस सरकार के बीच में और कश्मीर में कोई कार्रवाई करने के बीच में किसी तरह की कोई दीवार भी नहीं है। वो मजबूत कार्रवाई आपने सही कहा कि सरकार करेगी। मेरे सामने आप फिर भी कुछ कह के राजनीतिक जवाब देके निकल जाएं। सुशील पंडित के सामने नहीं बोल पाएंगे ये बात, क्योंकि जो परिवार पिछले 30 वर्षों से सड़कों पे टेंटों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिनके बच्चे उन्हीं टेंटों में पल बढ़ के आज कहीं अफसर, कहीं नौकरी, कहीं पत्रकार बन के लग गए हैं और काम करके अपने परिवारों को वापस चार दीवारी में सहेजने की स्थिति में आ गए हैं, उनके सामने अगर कोई राजनीतिक बयान आएगा ना कि 10 महीने में हमने कमाल कर दिया है या 6 साल में हमने इतना बड़ा प्लान बना दिया है, तो सर फजीहत ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक बयान आएगा, क्यों आएगा राजनीतिक बयान? हम भी संवेदनशील। कितने परिवार वापस बसा दिए आपने? आया है। चलिए बताइए कितने परिवार वापस बसा दिए कश्मीरी पंडितों के? ये तो आपके दिल के करीब का मसला था ना। बिल्कुल आपकी राजनीतिक पार्टी की राजनीति की नींव में यह मसला था ना। बिल्कुल। कितने परिवार बसा दिए आपने वापस? आपने 5 साल सरकार चलाने के बाद 6ठे साल फिर से चुनाव जीता। इन सारी बातों पर 370 हटाने के बाद पूरे देश ने आपका साथ दे दिया कि आपने ये बातें उनको समझाई थी। अब आप फिर से वापस वही दोहराना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। अब तो उसके आगे का बताना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि हमने 9,200 करोड़ रुपए खर्च करके 6,000 ट्रांजिट कैंप बना दिए और व्यवस्था कर दी। सुशील पंडित इनकार कर रहे हैं आपके सामने, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे दिख रहा है, वो इनकार कर रहे हैं। और वो व्यक्ति है सर जो वैचारिक तौर पर आपकी पार्टी के नजदीक माने जाते हैं। वो आपके विरोधी, उनको आप लिबरल कह के, लेफ्टिस्ट कह के, आतंक के सपोर्टर कह के खारिज नहीं कर सकते। इस बात को तो आप भी मानेंगे। सबने ये कहा कि हम राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते, कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहते। इस बच्ची की बातें सुनने के बाद बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बातें राजनीतिक तूतू मैमे में चली गई। अगर ये राजनीतिक तूतू मैमे से ही बाहर निकल आती तो शायद किसी हल की तरफ चीजें बढ़ती।